नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। 9 नवंबर यानी उत्तराखंड का स्थापना दिवस, ये वो दिन है जब हिंदुस्तान के नक्शे पर एक नए राज्य के तौर पर उत्तराखंड सामने आया था। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उसका पितृ राज्य रहा है और उसके पहले उसका हिस्सा हुआ करता था। लेकिन विकास ये अन्य आकांक्षाओं के लिए एक आंदोलन हुआ था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी हिस्सा था वो अलग राज्य के तौर पर आया। हालांकि उसमें एक मैदानी भूभाग भी शामिल हुआ था, 13 जिलों का राज्य बना था। और उसके बाद लगातार उत्तराखंड अपने विकास पथ पर अग्रसर हो रहा है। तमाम जो एक छोटे राज्य के या नए राज्य के स्वाभाविक फायदे होते हैं वो उत्तराखंड को मिले हैं। लेकिन कुछ आकांक्षाएं हैं जो पूरा नहीं हो पाई हैं, कुछ आकांक्षाएं पूरी भी हो पाई हैं। लेकिन ये सच है कि उत्तराखंड बनने के बाद युवावस्था की तरफ लगातार जा रहा है। विकास के कुछ कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तमाम जो आंदोलनकारी हैं, पूरे आंदोलन में उनका एक पूरा त्याग रहा है और जो राज्य के जो गठन है उसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो यही वजह है कि आज की जो हमारी चर्चा है विकास के पथ पर अग्रसर उत्तराखंड, उसमें परिचर्चा के लिए मेरे साथ आज 2 राज्य के वरिष्ठ आंदोलनकारी मौजूद हैं। उनका परिचय मैं आपसे पहले करा देता हूँ। जगमोहन सिंह नेगी हमारे साथ हैं और प्रदीप कोकरेतिया हमारे साथ हैं। ये दोनों वो महानुभाव हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हिस्सा बढ़ चढ़ कर लिया था। आप दोनों का आकाशवाणी में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जगमोहन जी मैं आपसे करना चाहूंगा। जब मुड़कर आप पीछे देखते हैं, या अब 9 नवंबर आ रहा है, वर्षगांठ मनाई जा रही है, तमाम जलसे पूरे राज्य में होने हैं और जाहिर सी बात होने भी चाहिए। लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो किस रूप में इस पूरी यात्रा को देखते हैं? धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को, क्योंकि हमारा राज्य के 23 वर्ष पूरे हो गए हैं, 24वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तमाम अपने राज्यवासियों को आज आकाशवाणी के माध्यम से सबको राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर से इस 23 साल के समय पे हम लोगों ने बहुत कुछ किया है और बहुत प्रगति राज्य में अलग अलग सरकारों द्वारा भी हुई है। और जिस तरह से पहाड़ पहले उपेक्षित हुआ करता था, जो 8 जिलों का जो हमारा जिसकी हमने डिमांड की थी राज्य की, पर्वतीय भूभाग अक्सर उसमें हुआ करते थे। केवल हरिद्वार का कुंभ मेला क्षेत्र और नैनीताल का कुछ तराई का क्षेत्र जो हमने मांगा था, उसके बावजूद कुछ और क्षेत्र भी हमें मिला। तो विकास काफी हुआ है, लेकिन पहाड़ में अभी भी बहुत संभावना है विकास की। और निश्चित तौर से मुझे लगता है कि सरकार को अब इन चीजों में भी ध्यान देना होगा कि जिस भूभाग के लिए हमने इस लड़ाई लड़ी है इस राज्य की, उस भूभाग के लिए, पर्वतीय राज्य के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के लिए कैसा हम विकास कर पाए आगे, इस पे भी और फोकस करना होगा। निश्चित तौर से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि लगातार विकास, क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है, आगे हम बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है और संतुलित बात कही है कि विकास हुआ है और एक सतत प्रक्रिया है। सरकारें आती हैं, इस दरमियान सरकारें चली जाती हैं। एक सरकार का अपना विजन होता है, उसके बाद दूसरी आती है, उसका अपना विजन होता है, और उसके बाद आप जानते हैं कि तमाम जो सिस्टम है उसके तमाम अलग अलग अंग हैं। तो सब मिलकर जो था विकास की जो रफ्तार है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। प्रदीप कुकरेती जी, जो जगमोहन जी ने कहा है, एक जो वस्तु स्थिति है उसका एक शुरुआत उन्होंने की है, आपको क्या लगता है? क्योंकि विकास तो हुआ है, एक छोटे राज्य के जो स्वाभाविक फायदे होते हैं वो मिले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, भारत सरकार की भी मदद मिल रही है, राज्य सरकार का जो भी अपना सरकारें अभी तक रही हैं वो अपने राजनीतिक विजन के साथ, चाहे वो क्षेत्रीय विजन हो, उसके साथ आगे बढ़ती हुई नजर आई है। तो आप इस पूरी यात्रा को किस रूप में देखते हैं? सर्वप्रथम मैं आकाशवाणी की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई देता हूं। और निश्चित रूप में राहुल जी, देखिए, विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है और ये सतत प्रक्रिया है, तो स्वाभाविक तौर से जिस कदम से हमने चलना शुरू किया था और उसमें उतार चढ़ाव भी आए और प्रत्येक सरकारों ने अपनी तरफ से, और मैं समझता हूँ शायद प्रत्येक सरकार अपनी तरफ से बेटर करने की कोशिश करती है। हाँ, निश्चित रूप में सबके अपने विजन होते हैं। नई सरकार आती है, वो कुछ चीजों को पीछे छोड़ देती है, वो अपने नए विजन के साथ चलती है। तो उस वजह से कई बार जिसको हम रुकावट के तौर पे देखते हैं, अवरोध के रूप में देखते हैं, मैं समझता हूँ कई बार शायद वो भी एक कारण उसका हो सकता है। तो निश्चित रूप में जैसे प्रदेश के गठन के लिए विशेषकर, क्योंकि 9.5 जिले हमारे पहाड़ के थे, और उसके लिए अब मैं समझता हूँ पूरे भारत के अंदर जिस प्रकार से 42 से ऊपर शहादतें दी गई, निश्चित रूप में उन शहादतों को याद करते हुए हम उनको नमन करते हैं। और उनके पीछे जो मूल कारण था वो ये था कि हम जो सीमांत प्रदेश हमारा है उसकी रक्षा कैसे की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और खासकर जो सीमांत प्रदेश जब हम कह रहे हैं, चाहे नेपाल हो चाहे चाइना हो, तो हमारे प्रदेश के अंदर हो या भारत के अंदर हो, जो भी इस तरह के वो हैं, तो निश्चित रूप में वो भी एक सूचना इकाई का काम करते हैं। अब जब सूचना इकाई का काम करते हैं तो सरकारों को भी या सीमा सुरक्षा बलों को भी उससे लाभ मिलता है। अब जो वर्तमान परिस्थिति में अगर मैं आपसे बात करूं प्रदेश के अंदर, तो निश्चित रूप में सरकार उसमें कई योजनाएं भी ला रही है। ऐसी योजनाएं ला रही है कि जो एक सामान्य रूप में जो जनता के अंदर एक अभाव देखा जाता है जिस चीज का,
तो वो उनके अंदर प्रोत्साहन के रूप में कि चाहे वो राशन के रूप में देने के चाहो, चाहे दूसरा उन्हें किसी और चीज से फंडिंग करने का वो तो वो एक है, लेकिन उसमें हम अभी उतनी सफलता नहीं पा रहे हैं। उसके लिए मैं समझता हूं कि हमें कंक्रीट स्तर पे उसमें सरकार ही नहीं, शासन ही नहीं, उसमें आम जन को सहभागिता के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं समझता हूं कि तब उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, जो विषय आपने उठाया है तो उससे जो जिस सवाल पे दरअसल मुझे आना था तो मैं उसको पहले ही ले लेता हूँ। आपने बॉर्डर्स की बात की है तो जाहिर सी बात उत्तराखंड एक बॉर्डर एरिया, एक अंतर्राष्ट्रीय 2 देशों की सीमाएं हमारे साथ हैं, चाइना की है, उसके अलावा नेपाल की है। और आपकी बात में कहीं ना कहीं पलायन की ध्वनि भी उसमें साफ तौर पर नजर आती है कि आपने कहा कि जो तमाम जो लोग वहां पर रहते हैं सर्वप्रथम वो भी रक्षा करते हैं, बाकी हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो वहां रहती हैं। तो पलायन एक उत्तराखंड की त्रासदी रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पलायन किसी जमाने में उत्तराखंड बनने से पहले, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, बरेली हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, कानपुर हो या उसके अलावा जयपुर हो, बहुत तमाम जो अलग अलग नगर थे वहां पे लोग गए हैं, अलग अलग भूमिकाओं में रहे हैं, जो पढ़े लिखे थे, अब बहुत बड़े ओहदों तक पहुंचे हैं। आज की बात करें तो प्रधानमंत्री के सलाहकार ने वो उत्तराखंड के, और तमाम जो हमारी डिफेंस फोर्सेज है, इवन जो सीडीएस थे वो भी हमारे उत्तराखंड के जनरल बिपिन रावत थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो आम आदमी है जिसके पास साधन नहीं थे, चाहे उसने काम किया है तो देश के अलग अलग जगह पलायन के तौर पर गया है। तो पलायन के मद्देनजर अगर हम देखें तो उत्तराखंड बनने के बाद जो पलायन की प्रवृत्ति थी उसमें रोक तो लगी है, लेकिन पलायन हुआ है। जो पलायन कभी देश के अन्य नगरों में होता था वो अब उत्तराखंड के जो 3 जिले मैदानी है उसमें हो रहा है। तो उसको किस रूप में जगमोहन जी आप देखते हैं? निश्चित तौर से बहुत सही कहा आपने कि राज्य बनने से पहले पलायन बहुत तेजी से होता था, लेकिन राज्य बनने के बाद उतनी तेजी से पलायन नहीं हुआ। हाँ, उत्तराखंड के अंदर जो हमारे 3 मैदानी जिले हैं उसमें पहाड़ों से पलायन जरूर हुआ, बदस्तूर जरूर है, और उसका कारण भी है कि हमारे पहाड़ के जिलों में ना अच्छी शिक्षा और ना अच्छा स्वास्थ्य, दोनों का थोड़ा अभाव है। और उस अभाव के कारण जो हमारे वहां के निवासी हैं वो निश्चित तौर से सुविधा हेतु अपने बच्चों के लिए या अपने स्वास्थ्य के लिए नीचे मैदानी जिलों में आते हैं। और जब मैदानी जिलों में आते हैं तो निश्चित तौर से मैदान का जो एक तरह से कह लीजिए देहरादून और हरिद्वार और उधम सिंह नगर, यहाँ पे तो मुझे लग रहा है जनसंख्या विस्फोट वाली जो स्थिति है वो होने वाली है। तो इसमें हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। अभी हाल ही में पीछे सरकार ने पलायन आयोग बनाया था, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि सरकार शायद इस दिशा में भी काम कर रही है। उसके कुछ रिजल्ट आए होंगे, और अगर वो कोई रिजल्ट उन्होंने दिए होंगे, कुछ उन्होंने सर्वे किए होंगे, कोई उनके विचार अच्छे आए होंगे, तो निश्चित तौर से हमें लगता है कि उसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। लेकिन पहला हमारा मानना यह है कि प्रदेश में पहाड़ी जिलों में स्वास्थ्य और शिक्षा में बहुत खास फोकस करना चाहिए ताकि वहां पे पलायन कम से कम हो, लोग वहां से कम मैदानी जिलों पे आए। साथ ही मैं एक चीज इसमें यह भी जोड़ना चाहता हूं कि काफी चीजें पलायन को लेके होती हैं, लेकिन एक खास फोकस हमने देखा कि कोई शिक्षक वहां नहीं जाना चाहता पहाड़ों में, कोई डॉक्टर, कोई फार्मासिस्ट पहाड़ में नहीं जाना चाहता। तो इसका भी मुझे लगता है कि एक ये स्वरूप होना चाहिए कि जो आप ये पूरे प्रदेश का जो कैडर बनाते हैं कर्मचारियों का, इनको एक जिला कैडर के तौर पे इनको करना चाहिए और जिला स्तर पे इनकी भर्ती करनी चाहिए, ताकि ये फिर मैदानी जिलों में कोई अपने को जाने के लिए सिफारिशें और इस चीज को ना करें। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिनसे हम काफी हद तक पलायन को रोक सकते हैं। बिल्कुल, देखिए पलायन एक प्रक्रिया है। पलायन कई बार एक स्ट्रेस पलायन जो है वो मजबूरी का पलायन, वो किसी भी सरकार के लिए, किसी भी राज्य के लिए वो चिंतनीय होना चाहिए। बाकी पलायन के कई सारे कारण होते हैं, कोई पढ़ाई की, कहीं पे नौकरी की, उसके बाद में बच जाता है। लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से बात करें तो जो स्ट्रेस पलायन है वो एक चिंता का विषय है। और जो कुकरेती जी ने शुरुआत में जो अपनी बात में रखी थी कि तमाम जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं तो वो लोग पहले रक्षक उन बॉर्डर्स के होते हैं, तो उस लिहाज से उम्मीद है सरकार इस पर चिंतित है, जैसा पलायन आयोग का आपने जिक्र किया है। प्रदीप जी, एक चीज मुझे बताइएगा, क्योंकि राज्य बनने के बाद कुछ लंबित विषय थे, मसलन एक राजधानी का सबसे बड़ा विषय था। राजधानी सीधे तौर पे देखें तो कोई एक शहर नहीं हो सकता है। राजधानी दरअसल किसी भी राज्य के सिस्टम का, संरचना का एक दर्शन है। तो उस लिहाज से जो विषय था वो लंबित था, लेकिन जो सरकार है एक कदम उसने आगे बढ़ाया है, जो गैरसैंण, क्योंकि राज्य आंदोलन का जो केंद्र था वो गैरसैंण रहा है और पूरा राज्य गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए उस टाइम एकता हुआ करती, लेकिन चूंकि उसके बाद की परिस्थितियां बदली, कालखंड परिस्थितियां, सरकारें निर्णय लेती हैं, लेकिन एक कदम गैरसैंण की तरफ बढ़ा है। तो एक वो मुद्दा हल हो गया है या आपके हिसाब से थोड़ा सा उलझा हुआ लगता है? देखिए, निश्चित रूप में उत्तराखंड का जो आंदोलन था ये पहला आंदोलन था जिसमें राजधानी पहले तय कर दी गई थी। और निश्चित रूप में उसी बात को मैं अपनी बात को रिपीट करना चाहता हूं कि मैं कह रहा हूं कि सरकारें आती हैं और हर सरकार अपनी दिशा से उस दिशा में काम करने की कोशिश करती हैं। आज गैरसैंण क्योंकि हमारे लिए वो एक मार्मिक जगह है, हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई जगह है, और उसके पीछे केवल जो हम मोटी सी बात अपने उसको लेते हैं कि वहां से जो है डेवलपमेंट का डिसेंट्रलाइज होगा वहां से, तो वो एक था कि पहाड़ की समस्या पहाड़ों में ही जानी जा सकती है, समझी जा सकती है, अधिकारी वहां बैठेगा, जनप्रतिनिधि वहां बैठेगा। तो इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। उस बात को लेके समय समय पे प्रत्येक सरकार ने
अपने फरमान भी दिए। माननीय मुख्यमंत्री अभी मैं देख रहा हूं कि उन्होंने कहा कि भाई तमाम जिलाधिकारी रात वहां गुजारें, जनप्रतिनिधि मंत्रियों की बकायदा ड्यूटी लगाई गई, जो एक सकारात्मक पहल था और जनता को समझने के लिए उससे सामंजस्य बनता है, समस्याएं सामने दिख के आती हैं। लेकिन जिस प्रकार से अगर आप देखें तो गैरसैंण की अगर मैं बात करूं तो मुझे याद है कि विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे, तो हम लोग जब वहां उनसे मिलने गए थे तो हमने उनसे कहा था कि तो उन्होंने उसको एक बड़े हास्य उसमें उन्होंने कहा, और एक उनकी उस पर गंभीरता भी थी हमारे साथ, क्योंकि हमारे समिति के अध्यक्ष आंदोलन के रंजीत सिंह वर्मा भी थे, पूर्व विधायक। उन्होंने कहा भाई अभी मैं इसको ऐसा कर रहा हूं, जब आप लोग जनप्रतिनिधि बनोगे तो आप इसको अपने हिसाब से जैसा कहोगे डिक्लेरेशन कर दीजिएगा। तो वो बात वहां तक रही। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि विजय बहुगुणा जी के उस समय सतपाल महाराज जी ने रेलवे के लिए प्रयासरत थे अपनी सरकारों में, और जनप्रतिनिधि तो वो हैं ओवरऑल उत्तराखंड के ही, चाहे वो भाजपा के हो सकते हैं, कांग्रेस के हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सामने उत्तराखंड प्रदेश है, तो उस दिशा में जिस प्रकार से फिर हरीश रावत जी के द्वारा वहां से जो विजय बहुगुणा जी ने उसकी एक शुरुआत करी, हरीश रावत जी ने उसको वहां भवन दिया, जो त्रिवेंद्र जी आए उन्होंने उसको ग्रीस प्लानिंग किया। तो निश्चित रूप में देखिए, अगर हम लोग उस राज्य आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं तो हमारी तो वो अपेक्षा रहेगी कि हम जो सपने हमने सोचे हुए थे उसके अनुरूप हम जाएं। लेकिन समालोचना के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो निश्चित रूप में मैं फिर कह रहा हूं कि विकास सतत प्रक्रिया है, ऐसे ही पलायन भी सतत प्रक्रिया है। पलायन आप यहां से अमेरिका जा सकते हैं, अमेरिका वाला चाइना जा सकता है, वो है। लेकिन पहले क्या था कि ये कड़वी सच्चाई ये है कि एक परिवार में 2 से 4 या 5 आदमी होते थे। आज क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली होती चली जा रही है, तो निश्चित रूप में पलायन के पीछे एक मूल कारण वो भी होता जा रहा है कि एक ही बच्चा है, वही पढ़ाई के लिए जा रहा है शहर में, और शहर से वो निकल जा रहा है अमेरिका में। तो उस चीज को लेके अभी जो हमारे बुजुर्गवार हैं, तो बुजुर्ग चाहे वो यहां हो या तराई में हो, वो अपनी भूमि छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनके साथ उसके साथ जो अटैचमेंट होता है, जो समन्वय उनके साथ बना हुआ है, उन्होंने जो बचपन गुजारा है, तो मैं इसमें सिर्फ एक ये कह सकता हूं कि आपके माध्यम से कि सरकारों को इसमें कुछ अधिकारियों की, इसे चुनिंदा अधिकारियों को रख कर केवल और केवल जो मैं 9.5 जिले जो बार बार जो जोर देके कहना चाहता हूं, आज आप देखिए कि मुझे अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जो मिलेट्स की बात कर रहे हैं, आज सबको समय वस्तु स्थिति सब समझ गए हैं कि यूरिया से हम लोग क्या, सरकारों पे चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो और किसी भी दल की सरकार हो, आप ये देखिए कि उस यूरिया से, उस पेस्टिसाइड से कहीं ना कहीं उन सरकारों की हानि हो रही है। घूम फिर के हर आदमी आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, इलाज के लिए फिर सरकार को लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो जब हम उस मिलेट्स की तरफ जाएंगे, अपने उनकी तरफ वापस थोड़ा पलट के देखेंगे, तो मैं समझता हूं ये जो गुंजाइश है पूरे भारत के अंदर, मैं उत्तराखंड के अंदर देखता हूं। ठीक है, चूंकि पलायन का जिक्र था, उसके बाद थोड़ा विषयांतर करूंगा, दूसरे सवाल पाऊंगा, लेकिन मैं एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि पलायन पे एक मैंने पूरी सीरीज, एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इंग्लिश का है, उसके लिए मैंने पूरी सीरीज की थी। तो आप भी जानते हो कि शायद बलूनी गांव है, कोटद्वार के ऊपर आप जाइएगा, तो उस गांव की बड़ी एक अजीब स्थिति है। वहां पे एक सज्जन रहा करते थे, तो उनके जाने के बाद वो आखिरी सज्जन बहुत लंबे समय तक रहे। जो आपने अटैचमेंट की बात की हो, जाहिर सी बात, लोगों का अटैचमेंट अपनी जमीन से, अपने जो हैबिटेट उससे होता है, वो आखिरी छोड़ के आए थे। ये बात मेरे ख्याल से 19 से 18 के आसपास की बात है, और उनके जाने के बाद वहां सड़क चली गई, लेकिन वहां पे गांव में रहने वाला वहां कोई नहीं था। तो ये एक बड़ी त्रासदी है, और एक पत्रकार अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, तो मेरा अपना ये भी मानना है कि जहां सड़क पहुंच जा रही है, तो वो पलायन का रास्ता भी दरअसल खोल रही है। तो एक ये भी इस पे मुझे लगता है कि आप लोग चूंकि सब आंदोलनकारी हो, समाज के बीच में रहते हैं, राज्य के हितों के लिए आप लोग चिंतित हो, उस पर आप विचार करेंगे, और सरकारों को भी इस पे करना चाहिए। सड़क भी होनी चाहिए, तमाम संसाधन होने चाहिए, लेकिन इस दृष्टि से भी जो मैंने आपसे अपना अनुभव साझा किया, तो उस पर ध्यान करना चाहिए। जगमोहन जी, उत्तर प्रदेश में दरअसल एक शिकायत हुआ करती थी कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, और उत्तराखंड का जो पहाड़ का हिस्सा था उस वक्त, तत्कालीन जो हिस्सा था, वो एक बहुत ही रिमोट, मतलब एक स्कैटर्ड था। तो इतने बड़े राज्य में जो सरकारी मशीनरी थी, सरकारी सिस्टम थी, ये जो प्रशासन था आपका, उसकी पहुंच दस्तक वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो अब उत्तराखंड बनने के बाद, मानिए 23 साल हमारे अब हो रहे हैं, तो क्या उत्तराखंड बनने के बाद जो आपका प्रशासन है, क्या रिमोट तक पहुंच गया, या उसमें कहीं कुछ अभी कमी नजर आ रही है? ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि नहीं पहुंचा है, लेकिन अभी बहुत पहुंचना बाकी है। देखिए, जैसा मैंने कहा ना, जो पर्वतीय जिले हैं, उन पर्वतीय जिलों की अपनी विसंगताएं हैं, और बहुत रिमोट हमारे जिले भी हैं। उन जिलों में कोई जाने को तैयार नहीं है, और आज भी कई जगह सरकारी जो सिस्टम है वो सुस्त है। खासकर हम अगर शिक्षा और चिकित्सा की बात करें, तो उन जगह पे उन दोनों डिपार्टमेंट में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बाकी क्योंकि हर आदमी आज सुविधा देख रहा है, और कर्मचारी वर्ग में तो सुविधाओं की ज्यादा लालसा रहती है, सबके घर परिवार रहते हैं। तो मुझे लगता है कि यूपी के टाइम का जो सिस्टम था, वो यूपी के टाइम तो हम लोग बोलते थे इसको रिमोट एरिया तो था ही, लेकिन पनिशमेंट के तौर पर यहाँ पे भेजा जाता था। लेकिन आज भी ये स्थिति है, अगर हकीकत आप जाने तो आज भी ये स्थिति, आज भी अगर
किसी कर्मचारी को अगर पनिश करना हो तो उसको पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी या चमोली कहीं दूर भेजा जाता है। तो ये स्थिति तो आज भी है। तो उस मानसिकता को दूर करने की जरूरत है, और मानसिकता दूर तभी होगी जब हम लोग, मैंने जैसे कहा ना कि कर्मचारियों की जो एक नियमावली है, उस नियमावली को जिला कैडर के स्तर पर करेंगे। आप जिला कैडर के स्तर पर उनकी भर्ती कीजिए और उसका जिला कैडर बना के उनको उस जिले में रखिए, वो फिर जिले से बाहर जाएगा ही नहीं। एक ये सुझाव के तौर पे हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे प्रदेश का, अगर वो सोचेंगे कि कोई कर्मचारी पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे तो फिर वही स्थिति आएगी, फिर वो मंत्री नेताओं के पीछे आगे पीछे चक्कर काटेगा जब उसको पहाड़ भेजा जाएगा। तो ये एक विसंगति तो है, आज भी है, यूपी के समय में भी थी। बिल्कुल, ये विसंगति है, और विसंगति कुछ कम भी हो जाती है अगर प्रयास किए जाएं, और कुछ रह भी जाती है, और इसमें एक सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। और जब हम सामूहिक प्रयास की बात करते हैं तो चूंकि उत्तराखंड राज्य की जो बुनियाद है उसमें, जैसे मैंने शुरुआती तौर पे कहा था कि आंदोलनकारियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि आंदोलन कोई ऐसा नहीं था एक झटके में आंदोलन बढ़ा भी था। हालांकि मांग बहुत पुरानी थी, और कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, चाहे वो रामपुर तिराहा कांड हो, उसके बाद अगर गोलीकांड की बात करें तो खटीमा से शुरुआत हुई थी, ठीक उससे अगले दिन मसूरी में हुआ था, और इसी बीच में नैनीताल में भी हुआ था, और आप जानते हैं सबसे बाद में फिर ये जो रामपुर तिराहा कांड था, इसने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी एक लोगों को झकझोर कर दिया था। और जो सरकारी आंकड़े हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 42 आंदोलनकारियों की शहादत हुई थी, और इससे भी ऊपर जो था मातृशक्ति का जो एक इज्जत आबरू है वो भी दांव पर लगी थी, अब उसमें दफन हुई। तो इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद एक राज्य जहां आज खड़ा है, जो जितने उसने विकास के पथ पर जितना भी बढ़ पाया है, तो उसमें एक उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो राज्य आंदोलनकारियों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, या आंदोलनों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि चाहे वो पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, चूंकि राजनीतिक दल है, उनके अपने कुछ नितार्थ हो सकते हैं, तो कहीं उसके चलते कुछ कमियां खामियां हो सकती हैं। लेकिन आंदोलनकारी वो तबका दरअसल है कि वो राज्य को एक शेप देने में उसका एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, या हो सकता था, या हो पाएगा। तो उस दृष्टि से देखें तो क्या आप दोनों आंदोलनकारी हैं, मैं मान के चलता हूं कि आपके किसी राजनीतिक दल से कोई निहितार्थ या आपके जुड़ाव नहीं है, तो राज्य के जरिए देखें तो आपको लगता है कि जो आंदोलनकारी तबका है वो और ज्यादा बेहतर अपनी जो एक भूमिका अदा कर सकता था, क्योंकि जो व्यक्तिगत हित हैं, जो मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, वो हित सही भी हैं जिन चीजों की लड़ाई हुई है, लेकिन और बड़ी पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए लड़ा जा सकता था। देखिए राहुल जी, मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा अपना मानना है कि राज्य आंदोलनकारी एक प्रहरी के रूप में है। प्रहरी में इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो शहादतें जो दी गई हैं, जो मातृशक्ति का जो योगदान था, और ये पहला एक ऐसा आंदोलन था जो सीधी सादी महिला जो घर में चूल्हा चौका तक सीमित थी, वो सड़कों पर आने को विवश हुई। और वो जो युवा था, वो जो पहले के पूर्व कोई भी, चाहे वो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में भी, चाहे आजादी की लड़ाई क्यों न रही हो, छात्र जीवन में इस तरह के जो संग्राम हुए हैं जनहितों के लिए, उसके लिए मुझे फक्र है इस बात का कि उस समय चाहे डीएवी महाविद्यालय रहा हो, चाहे नैनीताल का जो अपना हमारा वो रहा हो, चाहे अल्मोड़ा में जो रहे हो, तमाम वो परिवार से लेके तमाम यहाँ तक जो लोग निकल के बाहर आए और छात्रों ने उसमें योगदान दिया। तो एक समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का अगर नारा हम जो देते थे वो यहाँ चरितार्थ भी हुआ। अगर शहीद परमजीत सिंह ने अपनी शहादत दी तो सलीम अहमद ने भी अपनी शहादत दी है, तो वो चरितार्थ यहाँ पे हुआ है। तो निश्चित रूप में हम प्रहरी के रूप में उसको देखते हैं और हम काम भी वही करने का हमारा प्रयास रहता है। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि सरकारें आ रही हैं, वो चाहे राज्य आंदोलनकारियों के हितों में काम करने की दिशा में हो या राज्य हितों में, हाँ, जहाँ जो कमियां होती हैं, एक राज्य आंदोलनकारी होने के नाते हम भी वहां पे मुखर होकर अपनी बात को रखने का और सुझाव देने का प्रयास करते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि सरकारों ने हमारे सुझावों को, हमारी मुखरता को सकारात्मक दृष्टि से लेने का प्रयास किया है, क्योंकि कहीं न कहीं कई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो वर्तमान में भी हैं कि जिन्होंने इस राज्य के लिए कहीं न कहीं किसी कतार में, अब अगर हमें भी एक कंकड़ के रूप में उसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला है, तो ऐसे ही जनप्रतिनिधि भी कई लोग हैं जो उस राज्य आंदोलन से जुड़े हुए रहे, उनके घर वाले जुड़े रहे, उनके परिवार के लोग जुड़े रहे, क्योंकि जन आंदोलन था और इतने लोगों ने जेलें देखी हैं। तो निश्चित रूप में केवल और केवल मैं इतना कह सकता हूँ कि जो राज्य स्थापना की हम खुशी मना रहे हैं, थोड़ा सा हम पीछे पलट के हमें देखना होगा कि कुछ चीजों पर हमें मूल बिंदु बनाने होंगे, उसमें मिनट्स हमें बनाने होंगे। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से कमिश्नर जैसे हमारे गढ़वाल में नहीं बैठते थे, डीआईजी ने हमारे नहीं बैठ रहे थे, वो एक तरह से वहां से जो मूल जो पूरी पहचान थी उत्तर प्रदेश के जमाने से, वो उनको बिठाने का उन्होंने वहां प्रयास किया है। अगर वो मेरे दोनों अधिकारी वहां बैठेंगे तो उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, तो स्वाभाविक तौर से जैसे अभी हमारे बड़े भाई जगमोहन सिंह नेगी जी ने कहा, उनका जो मूल जो कहने का तात्पर्य वो वही है। अगर डीजी हेल्थ यहाँ बैठे हैं तो एडिशनल डीजी अगर वहां बैठे हैं, अगर ईएनसी चीफ यहां बैठे हैं पीडब्ल्यूडी के, और चीफ इंजीनियर गढ़वाल वहां बैठे हैं, तो उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, निश्चित रूप में सिर्फ ये है कि मौके पे जाने की जरूरत है। और उससे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि जब जनप्रतिनिधि हमारा अपने पहाड़ में रुकेगा तो स्वाभाविक तरीके से पूरी जो ढांचा है हमारा, क्योंकि कार्यपालिका फिर वही काम करेगी जो विधायिका हमारी करवाएगी। तो मुख्यमंत्री ने उसमें एक अच्छी पहल करी है और मैं समझता हूं कि अगर ये चीज चलती है
तो निश्चित रूप में जो हमारे सपने हैं, जो हम सोच रहे हैं, उस दिशा में हम अपने राज्य का ही संवारने का प्रयास ही नहीं, उन सीमांत प्रदेशों की भी सुरक्षा करेंगे, तो विकास की बयार की तरफ हम लोग जा रहे हैं। मैं समझता हूँ सब चीज अच्छी होगी। बिल्कुल, जो आपने कहा है उससे जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो ध्वनि मुझे नहीं समझ में आ रही, उसमें दो चीजें, एक तो विकास का जो एक मॉडल है उस पर कहीं ना कहीं नए सिरे से सोचने की जरूरत है। बाकी स्वाभाविक फायदे राज्य के मिल रहे हैं, विकास भी हो रहा है। राज्य आंदोलन का जिक्र मैंने किया था, तो राज्य आंदोलन में महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। और जैसा मैंने जिक्र किया कि मातृशक्ति को अपना जो एक किसी भी स्त्री के लिए जो उसका स्वाभिमान है वो कहीं ना कहीं दाव पे लगाना पड़ा था, जो एक बहुत दुखद घटना हुई, इसको मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन हुई थी, सच्चाई है। तो लिहाजा उनका एक बहुत बड़ा, तो क्या मातृशक्ति का उनकी जो स्थिति में सुधार की दृष्टि से बात करें वो है। और उत्तराखंड अगर बात करें तो उत्तराखंड, आपने सामरिक दृष्टि से बॉर्डर की बात की है, तो उत्तराखंड के बेटे सबसे ज्यादा आर्मी में, उत्तराखंडी बहुत ज्यादा एक बड़ी संख्या में फौज के अंदर जाते हैं। तो उस लिहाज से थोड़ा सा जगमोहन जी आप अपनी बात रखिएगा। देखिए, ये बहुत सही कहा आपने कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनका योगदान इस राज्य निर्माण में सबसे ज्यादा है। 80% जो है राज्य आंदोलन में अगर कोई रहा है तो महिलाएं रही हैं, और उनका उत्पीड़न भी हुआ है। और सबसे पहले जो बलिदान दिया हमारी 2 माताओं ने दिया मसूरी में, ये सबको पता है, सर्वविदित है। तो उन महिलाओं के, उनके कल्याण के लिए निश्चित तौर से सब सरकार कर रही है, करना भी चाहिए। और अभी हाल फिलहाल में जो आपने देखा होगा कि माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो हमारे 30% जो महिलाओं के लिए आरक्षण का जो मामला था वो सरकार द्वारा पुनः सुप्रीम कोर्ट में जाके उनको दिया गया, तो हमें अच्छा लगा कि क्योंकि हम लोगों ने भी उनका प्रतिशोध किया था कि ये हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए स्थानीय स्तर पे। और आज ये खुशी की बात है कि उनको आरक्षण मिल रहा है, तो हर कार्यालयों में हमें महिलाओं की अच्छी खासी संख्या देखने को मिल रही है। ऐसी उद्यमी के तौर पर भी महिलाओं के, आशा कार्यकर्ताओं के तौर पर भी महिलाओं की जो भूमिका बहुत बड़ी है, ये हम लोग देख रहे हैं पूरे प्रदेश में। और जहां तक सैनिक प्रदेश की आपने बात करी, तो ये सैनिक बहुल प्रदेश तो है ही, हर घर से आपको एक सैनिक मिलेगा, हर घर से लगभग ये स्थिति इस उत्तराखंड की है। तो हम लोग तो इस पूरे देश का एक ऐसा मटेरियल है, महिलाओं से लेके, चाहे सैनिकों को देने से लेके, बॉर्डर की रक्षा करने से लेके, आज बॉर्डर की रक्षा हमारी महिलाएं तो कर रही हैं, अधिकतर महिलाएं हमारे गांव में, सुदूर गांव में। तो निश्चित तौर से हमारे फौजी और महिलाएं, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान इस राज्य के लिए है। उनके ऊपर बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है हर सरकारों को। बिल्कुल, महिलाओं की बात करें तो एक अच्छी पहल जो उत्तराखंड में हुई है, वो मुझे लगता है कि उसको शायद यह इंगित करना चाहिए, जो 50% जो 3 टियर सिस्टम हमारा जो पंचायती राज त्रिस्तरीय, उसमें काफी समय पहले, मुझे लगता है शायद 10 साल पहले, पंचायती राज में 50%, अगर मुझे सही कीजिए गलत हूं मैं, तो उनको उसमें आरक्षण दिया गया था। तो उससे हमारे सिस्टम में जो था पंचायती लेवल पर जो महिलाओं की भागीदारी है, और चूंकि संसद में भी महिलाओं के लिए जो था 33% जो रिजर्वेशन था, तो उम्मीद करनी चाहिए वो भी अपना कभी साकार होगा सपना। प्रदीप जी, आपसे सवाल करना चाहूंगा कि दरअसल उत्तराखंड, चूंकि ये सच्चाई है कि पर्वतीय राज्य के लिए था, लेकिन उसके बाद जो राज्य का जो एक भौगोलिक स्वरूप था, तो उसमें मैदान के हिस्से भी आए थे। लेकिन इसमें एक मैं नई चीज उसके नए तरीके से देखता हूँ। अगर उधम सिंह नगर जिले की हम बात करें तो उधम सिंह नगर जिला दरअसल एक मिनी इंडिया आप उसको कह सकते हो। जो उसकी बसावट है उसमें जाति के हिसाब से, या जो उसका पूरा एक फॉर्मेट है, वो बिल्कुल लगता है कि भारत का नक्शा वहां पे हुआ हो, जाति धर्म के हिसाब से। आप हरिद्वार की बात करेंगे तो हरिद्वार भी बिल्कुल एक उत्तर प्रदेश समग्र तौर पर नजर आता है। तो एक वो भी भारत विविधता भरा देश है, तो उत्तराखंड में की विविधता इत्तेफाकन मिली हुई है। तो हम इस विविधता को, चूंकि विकास की बात आती है, तो उस लिहाज से देखें, और उपजाऊ भी, कृषि की दृष्टि से देखें तो ये बड़े उपजाऊ जिले दोनों हैं, अन्न की दृष्टि से भी, अन्न दृष्टि से। तो उस लिहाज से देखें तो क्या एक पैरिटी डिस्पैरिटी तो रही है, लेकिन क्या कहीं ये संभव है कि नए सिरे से इस चीजों को देखा जाए? देखिए, निश्चित रूप में आप ये देखिए कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से, जैसे आपने जो अभी मुझे जो उदाहरण प्रस्तुत किए, वो एक मूल कारण है। और प्रदेश, ये मैं उत्तराखंड को भारत का जो है माथा के रूप में देखता हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री का जो बार बार यहाँ आना, और जो आपने जो उदाहरण दिया, वो उसी परिप्रेक्ष्य में है कि यहाँ से जो भी वो बात कहेंगे, साधेंगे, वो पूरे भारत के दूसरे छोर तक वो जाती है। जो आपने जो समग्र उसकी बात करी, चाहे वो विकास की दृष्टि से कहें, सामरिक दृष्टि से कहें, सामाजिक दृष्टि से कहें, वो सारी गणितें वहां उनसे मिली हुई हैं। फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, चाहे वो मोटे अनाज के तौर पे कह रहे हो, वो वहां से लेके कन्याकुमारी तक वो चीजें जा रही हैं, ईस्ट और वेस्ट चारों तरफ चीजें कर रही हैं। तो निश्चित रूप में इसमें अब एक केवल और केवल इतनी जरूरत है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री या कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो सही समय पे सही तरीके से अगर इंप्लीमेंट हो जाए, तो ऐसा मैं बता रहा हूं कि बहुत अच्छी राशि के रूप में यहां पे आता है। कुछ अधिकारी उसमें ढुलमुल रवैया करते हैं, उसमें शिकंजा अगर उसमें, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने जिस बात को किया है
तो निश्चित रूप में हमारे लिए इस समय अच्छी चीज ये है कि जो समन्वयता इस समय केंद्र सरकार के साथ अभी हमारे उत्तराखंड की बनी हुई है, उन समन्वयताओं को समझते हुए बेहतरी की तरफ हम आगे बढ़ के जितना ज्यादा लाभ लिया जा सकता है उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पहाड़ पे जाना होगा। छोटी टिप्पणी देखिएगा जगमोहन जी, उत्तराखंड में अगर उस विकास की दृष्टि से देखें या रोजगार दृष्टि से देखें तो पर्यटन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, उसकी भूमिका रही है। उसके अलावा तीर्थाटन, चूंकि बद्रीनाथ जी है, केदारनाथ जी है, गंगोत्री यमुनोत्री है, उसके अलावा जो अन्य मैदानी जिलों में भी कुछ जो धार्मिक स्थल हैं, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो उत्तराखंड को हम और आगे भी कहा ले जा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, उत्तराखंड की जो आर्थिकी की रीढ़ है, मुझे लगता है कि पर्यटन है, और तीर्थाटन तो पहले से ही रहा है। लेकिन हमें एक चीज ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमें दोनों विषयों को बहुत अलग अलग करके चलना चाहिए, क्योंकि आज हो रहा है कि हम देखते हैं कि कई बार 4 धामों को लोग पर्यटन के तौर पे देखना शुरू कर रहे हैं, तो ये यहाँ के लिए घातक भी हो सकता है। हमारी सांस्कृतिक अगर विरासत को हम बचाने की बात कर रहे हैं तो हमें इन चीजों में थोड़ा फासला भी करना होगा। हमें तीर्थाटन को और पर्यटन को दोनों को अलग अलग विकसित करना होगा, क्योंकि पर्यटन निश्चित तौर से हमारी आर्थिकी की रीढ़ है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रदेश की तो रीढ़ है, लेकिन अगर धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड भारत का, उसको माथा कहना गलत नहीं होगा। पूरे देश के जो तमाम श्रद्धालु वो यहाँ आते हैं। उसके अलावा जैसा मैं जिक्र किया था कि तमाम यहाँ के जो नौजवान है वो सेना में जाके, चाहे वो अफसर हो चाहे वो सैनिक हो, उसके रूप पूरे देश की सेवा करते हैं। और उसके अलावा उत्तराखंड का जो बेशुमार खूबसूरती है, प्राकृतिक जो खूबसूरती है, वो पूरे देश को लुभाती रही है। तो ये तमाम संभावनाएं, ऊर्जा का क्षेत्र है, उसमें बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तो जाहिर सी बात है, सरकारों का, हर सरकार अपने अपने स्तर पर करती रही है। उम्मीद है जो आज की सरकार है वो इसको और आगे लेके जाएगी। चूंकि हमने विकास पे चर्चा की, उत्तराखंड की जो अभी तक की स्थिति है उस पर चर्चा की है, तो एक आपकी बातों से, जो आपकी जो बात है उस पर मुझे एक गिरीश तिवारी गिरदा है, जनकवि रहे हैं, उनकी एक बहुत बड़ी कविता थी जो राज्य आंदोलन के दौरान थी, कस होली विकास नीति, कस हमारा नेता। तो ये एक लाइन के साथ ही मैं इस परिचर्चा को खत्म करूंगा। और जगमोहन नेगी जी, प्रदीप कुकरेती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे उत्तराखंड वासियों को स्थापना दिवस पर आकाशवाणी देहरादून की तरफ से बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं।